क्लास चालू अभी। हाँ सर से रख दो तो। अब प्रीवियस सेशन में एब्सेंट कौन तुम में से गर्ल्स में से और बॉयज में से? हाँ ठीक है, आपका इंटीमेशन आ गया पहले इसके लिए। और हाँ और मंचिया तो आदमी नहीं है ना, क्या हुआ उसको? मुझे वो एक फोन करके मैं कुछ नहीं कर पाता। क्या करेंगे? अब वो उसका फायदा लेती है, समझा आपको? नाजायज बात करीमा, आप बहुत नाजायज तरह से दादू आप, क्योंकि वो उनको में कुछ नहीं बोलता, आपको पता है। बेटा आपकी अपसेंट रेट दिखाऊं मैं आपको कितनी है? ऑनलाइन किया? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नेशनल इनकम। ध्यान दो, अभी इधर हमारे टॉपिक में ही है नेशनल इनकम, मतलब हम लोग किसकी इनकम देखने वाले हैं? हमारे पूरे नेशन की हम लोग इनकम देखेंगे। तो ये माइक्रो का पार्ट बनना चाहिए कि मैक्रो का? ठीक है, तो नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हम लोग हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी पूरी कंट्री में कितनी अर्निंग्स हुई है। ठीक है, तो अब देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता होगा तुम्हारे हिसाब से। मेरे को समझो, तुम सबकी इनकम काउंट करनी है, तुम्हारी फैमिली की, कि तुम्हारे पापा कितना अर्न करते हैं, तो मैं कैसे कंप्यूट करूंगी? समझो ये हमारा एक कंट्री है, ये रूम तक हमारी बाउंड्रीज है, तो मुझे ये रूम की यानी ये नेशन की इनकम कैलकुलेट करनी है। कैसे करूंगी? सबको किसको प्लस करूंगी? जो जो अर्निंग करते हैं उनकी इनकम को क्या करूंगी? प्लस करूंगी, तो मुझे मिल जाएगी इनकम। ठीक है, ठीक है, एक ये तरीका। और कोई हो सकता है तरीका? अज्यूम करो ना, सिर्फ ये रूम जितना है, ये एक कंट्री है, ये इंडिया है, सब अज्यूम करो। मुझे ये रूम की ही, ये रूम के बारे में कुछ भी नहीं है, इधर कोई भी नहीं है, समझो इतना सही कंट्री है। तो और कौन सा वे हो सकता है जिससे मैं इनकम काउंट कर सकती हूँ? इनकम का अपोजिट क्या होता है? एक्सपेंस। इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर।
मैंने 10 रुपए कमाए यानी अर्न किए, तो 10 रुपए किसी ने तो खर्चा किया होगा ना। वो अगर मैं 10 रुपए कमा रही हूँ तो मतलब मेरे को 10 रुपए अर्न हो रहे हैं, तो वो जो मेरे को 10 रुपए मिले, वो 10 रुपए किसी ने तो भी मेरे को दिए, तो वो जो किसी ने तो भी है उसके लिए वो 10 रुपए क्या है उसका। तो जितनी कंट्री में इनकम होती है इज इक्वल्स टू उतना ही कंट्री में क्या होता है, खर्चा होता है। तो आप खर्चे से काउंट करो या आप इनकम ऐड करो, बात ठीक है। अब एक और तरीका होता है, देखो मेरी फैक्ट्री है, मैंने मेरी फैक्ट्री में 10 पेन बनाई। कितनी पेन्स बनाई? 10 पेन्स बनाई, ठीक है। ये 10 पेन्स का मार्केट प्राइस है 10 रुपए। कितना प्राइस है? मतलब मैंने कितने का प्रोडक्शन किया? जब मैंने 100 का प्रोडक्शन किया तो ये 100 रुपीज़ किसी का खर्चा हुआ, मेरा ही खर्चा हुआ। मेरा खर्चा हुआ तो ये 100 रुपीज़ किसी की इनकम भी हुई। रिपीट, मेरी फैक्ट्री है, वहाँ पे मैंने क्या बनाया? 10 पेन बनाई, उसकी मार्केट प्राइस है 10 रुपए। टोटल अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो कितनी वैल्यू हुई मेरे प्रोडक्शन की? 100 रुपए। मैंने जो 100 रुपए की पेन बनाई उस पर मैंने डेफिनेटली 100 रुपए क्या किया है? खर्चा किया है। अब मैंने जो खर्चा किया है वो किसी को तो इनकम के फॉर्म में मिला होगा ना। समझो लेबर ने मेरे यहाँ काम किया, लेबर को पैसे दिए, किसी से लैंड ली रेंट पे, उसको पैसे दिए, रॉ मटेरियल बुलाया, उसको पैसे दिए। तो जितना मेरा प्रोडक्शन हुआ इज इक्वल्स टू उतना ही किसी का खर्चा हुआ, इज इक्वल्स टू उतनी ही किसी की इनकम हुई। समझ में आया? सो वी हैव 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। एक अपन इनकम पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, एक हम लोग एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, और तीसरा हम लोग आउटपुट कि हमने कितना प्रोडक्शन किया, ये बेसिस पे इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। क्लियर है कि जितना मैंने प्रोडक्शन किया उतना खर्चा हुआ, मेरा खर्चा हुआ यानी किसी की उतनी क्या हुई? इनकम हुई। मतलब आप इनकम से काउंट करो, आप एक्सपेंडिचर से काउंट करो, या आप प्रोडक्शन मेथड से काउंट करो, आपकी नेशनल इनकम वही आनी। ठीक है। देखो अब ये चीज़ हो सकती है कि मैंने ईमानदारी से बताया कि मैंने इतना खर्चा किया, और मैंने जो जितना खर्चा किया वो समझो पूरा मैंने साहिल को पे किया था, और साहिल ने अपनी इनकम आधी छुपा दी। मैंने मेरे बुक्स में दिखाया कि मैंने 100 रुपए का खर्चा किया, बट साहिल ने अपनी इनकम हाइड की, साहिल ने दिखाया कि उसने सिर्फ 50 रुपए कमाए। तो डिफरेंस आ सकता है, बट अगर वो छुपाता नहीं था, वो पूरी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट देता था, तो क्या होती थी? बराबर 100 रुपीज़ आता था। तो ये पॉइंट माइंड से निकाल दो, क्योंकि इनकम बहुत सारे लोग अपनी क्या करते हैं? हाइड करते हैं, छुपाते हैं। अपनी एक्चुअल इनकम कोई भी दिखाता नहीं है, बट अपना खर्चा हर कोई दिखाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप खर्चा ज़्यादा दिखाते हो तो आपका प्रॉफिट कम होता है, आपका प्रॉफिट कम होता है तो आपको टैक्स भी कम लगती है। समझा? इनकम ज़्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा तो टैक्स भी आपको ज़्यादा लगेगी। समझ में आया? क्लियर है? अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हमको वर्ड्स सीखने हैं न्यू। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला वर्ड आता है फैक्टर इनकम।
ध्यान दो, सबसे पहला है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब होता है वो इनकम जब हम लोग कुछ करते हैं और उसके रिटर्न में मिल रही है। जैसे मैं यहाँ पे मेरी सर्विस दे रही हूँ, उसके रिटर्न में यू आर गिविंग मी दी फीस, ठीक है। मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर रही हूँ जिसके लिए मेरे को यहाँ पे पेमेंट मिल रही है, तो ये हो गई फैक्टर इनकम, ठीक है। वहीं तुम किसी मंदिर में गए, मंदिर के बाहर कोई बेगर बैठा था, तुम लोगों को उसके ऊपर दया आई, तुमने उसको 50 रुपये दिए, उसने कुछ प्रोडक्टिव काम किया क्या? उसने तुम्हें कुछ दिया? नहीं, फिर भी तुमने उसको दिया, वो होती है ट्रांसफर इनकम, जो अनअर्न्ड होती है, यानी आप उसको कमाते नहीं हो, आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, वो आपको ऐसे ही मिल रही है। जैसे हमको स्कॉलरशिप्स मिलती है स्कूल में से, स्कॉलरशिप मिलती है, या मंदिरों में चैरिटी डोनेशंस होती है, तो वो कुछ हमको दे रहे क्या? नहीं, स्टिल हम लोगों को मिल रहा है या हम उनको दे रहे हैं, तो वो होती है ट्रांसफर इनकम, जिसके लिए कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, वो आपको ऐसे ही दिया जा रहा है, ठीक है। और फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं? जिसके लिए यू आर डूइंग सम प्रोडक्टिव वर्क और फिर आपको वो अर्न हो रही है, ये होती है अर्नड इनकम और ये होती है अनअर्नड इनकम, यानी इसके लिए आपने कुछ किया क्या? नहीं, ये आपको ऐसे ही मिली है। बट जो फैक्टर इनकम है उसके लिए हमने कुछ प्रोडक्टिव काम किया, ठीक है। अब देखो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नेशनल इनकम को हम 3 तरीक़ों से काउंट कर सकते हैं, एक तो इनकम मेथड है, एक एक्सपेंडिचर मेथड है और एक प्रोडक्शन मेथड है, ठीक है। समझ के चलो, मेरे को गिफ्ट मिला तुम लोगों से 1000 रुपीज़, ठीक है, ये मेरे लिए तो रेवेन्यू है मेरा, नो डाउट। मैंने दिखा भी दिया मेरे बुक्स में कि आई गॉट ₹1000 एज ए रेवेन्यू, एज अ गिफ्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी वो मेरी इनकम है, बट उसके लिए कुछ प्रोडक्टिव काम हुआ क्या? नहीं हुआ। कुछ प्रोडक्शन हुआ क्या? मैंने तुम्हें कुछ दिया क्या फिर तुमने मेरे को दिया हो? नहीं। तो जो तुम लोगों ने मेरे को 1000 रुपीज़ दिए उसके लिए कुछ भी प्रोडक्टिव काम हुआ नहीं है। तो जब मैं मेरी कंट्री की नेशनल इनकम काउंट करूँगी तो वो 1000 रुपीज़ काउंट नहीं करने होंगे, क्योंकि उसके लिए कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ है। इसी की जगह मैं अब तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ और तुम सबने मेरे को 1000 रुपीज़ फीस दी, तो ये क्या हुआ? फैक्टर इनकम। इसके लिए मैंने कुछ एक्टिविटी की प्रोडक्टिव जिससे मेरे को पैसे मिले, तो समझो मेरे को 40,000 रुपीज़ मिली, तो 40,000 रुपीज़ मैं मेरी इनकम में शो करूँगी। मतलब जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो उसमें 40,000 तो इंक्लूड होंगे, बट जो 1000 तुम लोगों ने मेरे को गिफ्ट दिया था वो इंक्लूड होगा नहीं। क्यों इंक्लूड नहीं होगा? क्योंकि वो अनअर्न्ड है, उसके लिए कुछ भी प्रोडक्टिव काम इकोनॉमी में हुआ नहीं है। रिपीट बता रही हूँ, फैक्टर इनकम ऐसी इनकम होती है जो अपन कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं उसके बाद हमको मिल रही है, वो कम बोलते ना खून पसीने की कमाई, अर्नड इनकम है। बट जो ट्रांसफर इनकम होती है वो अर्नड इनकम नहीं होती है, वो आपको ऐसे ही मिली है, ठीक है। तो जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग सिर्फ प्रोडक्टिव चीज़ों की इनकम काउंट करेंगे, यानी जो मैंने पढ़ाने के बाद तुमने मेरे को जो फीस दी वो तो नेशनल इनकम में काउंट होगी, बट जो तुम लोगों ने मेरे को 1000 रुपीज़ दिए वो हम लोग इंक्लूड करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस काम के लिए इकोनॉमी में कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुई नहीं है। समझ में आया? सो वाइल देखो, अब कभी भी ना हम लोग नेशनल इनकम गिन रहे तो इसको काउंट नहीं बोलना, एस्टिमेशन बोलना। क्यों एस्टिमेशन? एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाज़ा। मैंने अभी आपको बताया ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को हाइड करते हैं, तो एक्चुअल इनकम हमको पता चल रही क्या? नहीं, हम जस्ट एक अंदाज़ा लगाते, एक एस्टिमेशन निकालते। समझ में आया? ESTIMATION, एस्टिमेशन, ठीक है। तो while estimating national income, factor income should be included, whereas transfer income should be ignored. ट्रांसफ़र इनकम को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग हमारी फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करेंगे। समझ में आया? क्लियर है दोनों कॉन्सेप्ट्स? पक्का? तीसरा आता है मनी वैल्यू। मनी वैल्यू, मनी वैल्यू यानी हम सिर्फ उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेंगे जिनको हमने मनी में एक्सचेंज किया। देखो,
तुम लोगों को मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मेरे को यहाँ पे फीस मिल रही है। यही समझो मैं मेरे घर पे किसी मेरे भाई बहन को पढ़ा रही हूँ, तो मेरे को वो पैसे दे रहा है क्या? नहीं, सर्विस मेरी वही है, बट यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ तो उसकी मेरे को मनी वैल्यू पता है कि मेरे को पर स्टूडेंट से इतनी मनी मिल रही है। बट घर पे जो मैंने मेरे भाई या बहन को पढ़ा है उससे मेरे को कुछ मिला क्या? नहीं। तो वो जो एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी दोनों जगह सेम है, बट यहाँ की एक्टिविटी पे क्या है? मनी वैल्यू। और घर पे जो एक्टिविटी की उसकी मेरे को मनी वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बट इसको इंक्लूड करेंगे। समझ में आया क्या? जब भी हम लोग नेशनल इनकम एस्टिमेट करेंगे उस टाइम पे वी विल टेक द वैल्यू ऑफ ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी मनी वैल्यू हमको पता है। देखो, किसी का बिजनेस होता है स्केच वगैरह बना के बेचने का, बट किसी की हॉबी होती है स्केचिंग बनाना। तो मैंने अगर कोई स्केच बनाया और वो मैं मनी में बेच रही हूँ तो आई नो कि उसकी मनी वैल्यू क्या है, बट वही स्केच मैंने एज अ हॉबी करके बनाया तो उसके लिए मेरे को कुछ मनी मिली क्या? नहीं, वो तो जस्ट मेरी हॉबी थी इसलिए बनाया, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इट मीन्स क्या हुआ आकाश? समझ रहा है? पक्का? जब भी हम लोग नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो हम लोग उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को लेंगे जिनकी हमको मनी वैल्यू पता है। समझ में आया? क्लियर है तीनों पॉइंट्स? नेक्स्ट आता है हमारे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। देखो, फाइनल गुड्स यानी वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर फाइनली यूज करते हैं। मतलब जैसे कपड़ा है, ऐसे क्लॉथ है 5 या 6 मीटर का, उसको तुमने डायरेक्टली यूज़ किया क्या? नहीं, बट उसकी ड्रेस बनाई और फिर उसको यूज़ किया तो वो ड्रेस बन गई फाइनल प्रोडक्ट। जैसे ये पेन है, इसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ ना, तो ये मेरे लिए क्या है? समझ में आया? फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, आपको चाहिए थी शुगर, आपके इधर कहीं मिल नहीं रही थी, बट खेती थी वहाँ पे शुगर केन लगा हुआ था, तो उसको तोड़ के खाओगे क्या शुगर मिल गई? नहीं, उसमें से शुगर बनेगी। ठीक है, तो शुगर को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो शुगर बन गई हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट, सॉरी फाइनल गुड। बट जो शुगर केन था जिसमें से शुगर बनी उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड। देखो, जो इंटरमीडिएट गुड होता है ना वो प्रोडक्शन प्रोसेस में आता है। जैसे ये पेन बन के आई ना मेरे पास, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे जाएगी क्या? इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, बट जब ये पेन नहीं थी, समझो ये प्लास्टिक था एज अ मेटल, सॉरी प्लास्टिक था मेरे पास, लीड थी, उस टाइम पे प्लास्टिक क्या थी? इंटरमीडिएट गुड। यानी उसके ऊपर कुछ तो भी प्रोडक्शन हुआ, कुछ तो भी वर्किंग हुई, देन आई गॉट दिस पेन। और ये पेन अभी फर्दर प्रोसेस में जाने वाली है क्या? नहीं, तो ये बन गई मेरा फाइनल प्रोडक्ट। रिपीट बता रही हूँ, देखो कॉटन है, कॉटन होती है हमारी इंटरमीडिएट गुड। अगर उसको मैं कपड़ों से कंपेयर कर रही हूँ तो कॉटन की जब अपन शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं तो वो शर्ट या टी शर्ट है हमारा फाइनल गुड, क्योंकि वो और प्रोडक्शन में जाने वाली है क्या? नहीं, बट कॉटन की प्रोसेसिंग हुई, उससे थ्रेड बना, थ्रेड से उसको डाई किया, कपड़ा बना, फिर शर्ट या टी शर्ट स्टिच की, तो कॉटन क्या थी मेरी? इंटरमीडिएट गुड। समझ में आ रहा है? इंटरमीडिएट गुड यानी जिसको अपन फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? जैसे दूसरा एग्जाम्पल, वीट। फार्मर ने अपनी फार्म में वीट उगाया, तो जो बीज है या जो वीट उगा उसको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं क्या? अपन उसका फ्लोर बनाते हैं, उसको पहले क्लीन करते हैं, फिर फ्लोर बनाते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं जाएगा और इंटरमीडिएट गुड यानी उसकी हम क्या करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं। समझ में आया? क्लियर है कि रिपीट करूं? कैसे? तो ये सर के लिए फाइनल बन गया। देखो, अब मैंने आपको क्या बताया? कॉटन इंटरमीडिएट है, बट जब वही कॉटन डॉक्टर यूज़ करता है तो मैंने आपको बताया कि वीट का फ्लोअर, ठीक है, हमारे लिए भले वो है लेकिन वो वीट का फ्लोअर से क्या बन रही है?
पिज़्ज़ा की ब्रेड बनती है, केक बनता है, ठीक है। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊँ तो जिसको आप यूज़ कर रहे हो, जैसे अब सर ये क्लॉथ को यूज़ कर रहे हैं बट मेरी ये क्लॉथ में नीट नहीं थी, समझो मेरे को कुछ स्टिच करवाना था, तो जब मैं स्टिच करवाती थी वो बन जाता था मेरा फाइनल। या आगे बताऊंगी कि जो फाइनल गुड्स होते हैं जिसको हमने फाइनल की कैटेगरी में डाला, दे कैन बी इंटरमीडिएट, और जो इंटरमीडिएट होते हैं दे कैन ऑल्सो बी अ फाइनल। जैसे मैंने आपको कॉटन दिया, कॉटन किसी टेक्सटाइल मिल वाले के लिए इंटरमीडिएट है क्योंकि वो उसकी और प्रोसेसिंग करता है, बट वही कॉटन डॉक्टर के लिए क्या बन जाती है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को डिस्टिंग्विश आज तक कोई नहीं कर पाया है। बस आप इतना ध्यान रखो कि इंटरमीडिएट गुड्स की अपन और प्रोसेसिंग करेंगे, वो प्रोडक्शन होगा उनका, और फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो देखो जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं, जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं उस टाइम पे हम लोग फाइनल गुड की वैल्यू लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड की नहीं। देखो कैसे, समझो आकाश एक फार्मर है, उसने अपने फार्म में 5 किलो वीट उगाया, ठीक है। फॉर दी आकाश वीट क्या है उसके लिए, फाइनल गुड, ठीक है। समझो वो वीट की वैल्यू है 100 रुपये, कितनी है? आकाश ने वो वीट गौरव को दिया, गौरव है फ्लोर मिल वाला, उसने उस वीट को फ्लोर बनाया और उसने वो वीट बेकर को 150 रुपये में बेचा। अब फॉर दी गौरव वीट क्या थी, इंटरमीडिएट, और वीट का फ्लोर क्या बन गया, फाइनल, ठीक है। अब समझो गौरव ने ध्रुमिल को दिया, ध्रुमिल है बेकर, उसने बनाया केक, केक में उसने वैल्यू ऐड करके 200 का केक उसने फाइनली रोहित को दिया, ठीक है। हाँ रोहित का है बर्थडे, ठीक है। तो देखो अब जो फ्लोर मिल गौरव के लिए इंटरमीडिएट था, सॉरी फाइनल था, वो ध्रुमिल के लिए क्या बन गया, इंटरमीडिएट, और ध्रुमिल के लिए फाइनल क्या बन गया, केक, ठीक है। अब देखो अगर मैं देखो क्या करती थी, समझो मैंने देखा आकाश ने 100 रुपये का गुड बनाया, फिर मैंने देखा गौरव ने 150 रुपये के गुड्स बनाए, फिर ध्रुमिल ने कितने के बनाए, 200, तो मैंने बोला मेरी इकोनॉमी में कितने का प्रोडक्शन हुआ है, 450 का। बट क्या एक्चुअली मेरी इकोनॉमी में 450 का प्रोडक्शन हुआ था क्या? क्यों? देखो मुझे बताओ, जो वीट आकाश ने उगाया अपनी खेती पे वही वीट उसने गौरव को दिया ना, तो देखो 100 रुपीज़ तो इसमें ऑलरेडी आकाश के इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर वही फ्लोर, उसी वीट का गौरव ने क्या किया, फ्लोर बनाया, और वही फ्लोर उसने ध्रुमिल को दिया, तो ध्रुमिल ने ये जो 200 रुपये का केक बनाया, ऑलरेडी इसमें 150 की वैल्यू तो गौरव वाली थी, तो हमने क्या किया, डबल काउंट करते गए। देखो रिपीट बता रही हूँ, हुआ क्या, आकाश ने अपनी फार्म में वीट कल्टीवेट किया, ठीक है, कितने रुपए का किया, 100 रुपये का, वही वीट उसने दिया गौरव को, गौरव ने क्या बनाया, उसका फ्लोर, अब उसने मशीन वगैरह की अपनी तो चार्ज लेगा वो, उसने 150 रुपये का फ्लोर किसको दिया, फिर ध्रुमिल ने समझो केक बनाया, उसको डेकोरेशन वगैरह किया, तो कितने का बेचा उसने, 200। तो मैंने क्या देखा, आकाश ने चलो 100 का बनाया, ठीक है, गौरव ने 150 का बनाया और ध्रुमिल ने 200 का बनाया, इस तरह से मैंने बोल दिया हाँ भाई मेरी इकोनॉमी में 450 रुपये का प्रोडक्शन हुआ। तो क्या ये सही है क्या? क्यों सही नहीं है? क्योंकि वीट आकाश ने भी काउंट की, वही वीट गौरव भी काउंट कर रहा है, और वही वीट ध्रुमिल भी काउंट कर रहा है। अगर ये इस तरीके से कैलकुलेट करी तो वीट कितने बार काउंट हो रही है, एक्चुअली वीट 3 बार बनी क्या, वीट कितने बार बनी, 1 बार। तो ना तो मैं आकाश की वैल्यू लूंगी, ना तो मैं गौरव की वैल्यू लूंगी, मैं डायरेक्ट फाइनल गुड लूंगी 200 रुपये। समझ में आया क्या? देखो मैंने जब जो भी जिसके पास भी फाइनल प्रोडक्ट पहुंचेगा ना, मैं वो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू लूंगी, उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको इग्नोर कर दूंगी।
क्योंकि अगर मैं तीनों को लूंगी तो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो रही है, जो कि मेरे को नहीं करनी है, उससे मेरा रिजल्ट गलत आया। देखो ना कितना रिजल्ट आया, 450। क्या वो सच में 450 का प्रोडक्शन हुआ था क्या मेरी इकोनॉमी में? नहीं। इसलिए जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं उस टाइम पे हम लोग फाइनल गुड की वैल्यू लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू कंसिडर नहीं करते। ना मैं आकाश का वीट लूंगी, ना मैं गौरव का फ्लोर लूंगी, मैं सीधा ड्रुमिल का जो केक है उसकी वैल्यू लूंगी। समझ में आया? हम लोगों ने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्यों नहीं ली? क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ले रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, डबल काउंटिंग हो रही है। जो हमको इनकम मिल रही है वो मिसलीडिंग मिल रही है, वो एक्यूरेट नहीं मिल रही है। क्लियर है क्या कि रिपीट करूं? रिपीट करूं, हाँ कि नहीं? नहीं पक्का? क्लियर है पांचों टर्म्स? किसी को प्रॉब्लम है क्या ये पांचों टर्म्स में? क्योंकि देखो आगे हमारी मेथड्स इसी पे है। क्या हुआ? छोटा फार्म था ना बेटा, सही है। क्लियर है ये सारे कॉन्सेप्ट? सबसे पहला कौन सा था? अर्नड होती है कि अनअर्नड होती है? देखो फैक्टर इनकम को ना जनरली बायलैटरल इनकम बोला जाता है। ये क्या होता है, देखो दो तीन चार तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। यूनिलैटरल होता है, एक बायलैटरल होता है, एक मल्टीलैटरल होता है। यूनिलैटरल यानी वन साइडेड, तुमने मेरे को 1000 रुपए गिफ्ट दिए, मैंने कुछ दिया क्या, एक साइड, उसको यूनी बोलते हैं। तुमको मैंने सर्विस दी, तुमने मेरे को फीस दी, बायलैटरल। ठीक है। मल्टीलैटरल यानी जब हम लोग दो से ज्यादा लोगों के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, जब कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग होती है ना, समझो इंडिया और सिर्फ अमेरिका की ट्रेडिंग है, तो इंडिया अमेरिका को गुड्स दे रही है, अमेरिका उसको पैसे दे रहा है, या अमेरिका गुड्स दे रहा है, इंडिया पैसे दे रही है, तो ये ट्रांजेक्शन कैसा हो गया, बायलैटरल, क्योंकि दो पार्टीज इन्वॉल्व है। बट समझो इंडिया और बहुत सारे नेशंस के साथ डील करती है, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीलैटरल। और यूनिलैटरल यानी सिर्फ वन साइडेड। तो जनरली जो ट्रांसफर इनकम होती है ना वो कैसी होती है, यूनिलैटरल। तुमने मेरे को 1000 रुपए दिए, मैंने कुछ दिया क्या, वन साइडेड हुआ ना, तो वो होता है यूनिलैटरल। ठीक है। और जो ट्रांसफर इनकम होती है वो बायलैटरल होती है ना, वो दोनों साइड से होती है। मैंने तुमको सर्विस दी, तुम लोगों ने मेरे को फीस दी। फिर तीसरा हमने देखा मनी वैल्यू। वही गुड्स हम लोग नेशनल इनकम में लेंगे जिनकी मनी वैल्यू हमको पता है। फिर हमने देखा फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम करेगा, और जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेंगे। जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज है उनको क्या करेंगे, समझ में आया? क्लियर है पक्का? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज हमको देखनी है। जब दो से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जैसे समझो इंडिया अमेरिका से ट्रेड कर रहा है, फिर इंडिया रशिया से कर रहा है, अमेरिका रशिया कर रहा है, तो ये हो गया मल्टी। जब आप सिर्फ दो पार्टीज के बीच में, समझो मैंने अमेरिका से कोई गुड्स बुलवाए, ठीक है, उनकी इंडिया में प्रोसेसिंग की और उस गुड्स को समझो मैंने जापान में बेच दिया, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, तो वो हो गया मल्टीलैटरल। दो से ज्यादा। देखो ट्रांजेक्शन कोई भी हो सकता है, कोई कंट्री सिर्फ किसी स्पेसिफिक कंट्री से अगर ट्रेड कर रही है तो वो ट्रांजेक्शन उसका बन जाएगा बायलैटरल। ऐसा मतलब अब समझो जैसे मैंने आप सबको पढ़ाया, आप सबसे फीस ली, तब पे बहुत सारे लोग हैं, किसी एक के साथ कर रही हूँ क्या मैं, नहीं। बायलैटरल यानी कि जहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, मल्टीलैटरल यानी जहाँ पे दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती है, और यूनिलैटरल में एक ही साइड से होते हैं। अब हमको देखना है जीडीपी, फिर जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी।
दो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है जो सबसे चैलेंजिंग है, एक ये है और एक इलास्टिसिटी था। चैलेंजिंग क्यों है? बच्चों को हम पढ़ाते कुछ और वो समझ कुछ और लेते हैं वो चैप्टर्स में, इसलिए। अब देखो ये जो चैप्टर है ना, अब तक की जितनी भी बैचेस है ना, सिर्फ लास्ट ईयर की बैच को छोड़ के हर बैच स्किप करके जाती है पेपर में। बहुत ज़्यादा क्यूरियस, हाँ बहुत ज़्यादा क्यूरियस बैच थी ऐसा। पढ़ाई करना इज अ डिफरेंट थिंग और बीइंग क्यूरियस इज अ डिफरेंट थिंग। तुम्हारी बैच में से ना कभी मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं आते। अब दो ही चीज़ें, या तो तुम लोगों को मेरा पढ़ाना समझ रहा है या तो कुछ भी नहीं समझ रहा। अब वो मैं नहीं दे सकती ना, वो तुम लोगों को पता समझ रहा है कि नहीं। सिखाई ना बेटा। देखो बहुत इजी चैप्टर है अगर समझ गया तो। सिर्फ जो बेसिक वर्ड्स है ना वो क्लियर रखो कि फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, फाइनल गुड्स क्या होता है, ये सब ध्यान रखो। अब देखो इन सिंपल वर्ड्स, अगर मेरे को नेशनल इनकम की तुम लोगों को मीनिंग बतानी है तो नेशनल इनकम का मतलब होता है एक साल में, मतलब एक साल यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मेरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने उनकी मनी वैल्यू। जैसे समझो मैंने 10 पेन बनाई एक साल में, एक पेन का प्राइस कितना था 10 रुपये, तो 10 × 10 100, तो ये 100 रुपीज़ हो गई मेरी कंट्री की नेशनल इनकम। एक साल में मेरी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए उनकी मार्केट प्राइस जो भी होगी उसको हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम। जब भी हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं, जो स्टॉक होता है हमारा, ओपनिंग बोलो क्लोजिंग बोलो, उसको इग्नोर किया जाता है। उसका एक फॉर्मूला रहता है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सब इतना ध्यान रखो, नेशनल इनकम मतलब क्या? मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन अ ईयर। एक साल में हमारी इकोनॉमी में जितने के भी गुड्स एंड सर्विसेज बने उनकी जो भी मनी प्राइस होगी, वो जितनी भी निकलेगी वो हो जाएगी हमारी कंट्री की नेशनल इनकम। समझ में आया क्या? 3 चीज़ें। सबसे पहले क्या देखी? मनी प्राइस, यानी जो भी गुड्स हम बना रहे हैं उनकी हमें क्या पता होना चाहिए, मनी वैल्यू कितनी है। जैसे ये पेन की समझो मनी वैल्यू है 20 रुपये, ऐसी मैंने 5 पेन बनाई तो कितने के गुड्स प्रोड्यूस हुए, तो 100 रुपीज़ की अगर समझो इतना ही प्रोडक्शन हुआ तो 100 रुपीज़ क्या बन गए, नेशनल इनकम। समझ में आया क्या कि एक साल में हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कितने के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो जितनी भी वैल्यू हमको मिलेगी उसको बोलेंगे नेशनल इनकम। देखो मैंने ऐसी 10 पेन बनाई, एक पेन कितने की 20 रुपए की, तो कितना प्रोडक्शन हुआ मेरे पास 200 रुपए का। इसने समझो 20 नोटबुक बनाई, एक नोटबुक 20 रुपए की, इसने कितने का प्रोडक्शन किया 400 का। इसने समझो 20 इरेजर्स बनाए, एक इरेजर 5 रुपए का, इसका कितने का प्रोडक्शन हुआ। हम तीनों ने समझो, हम तीनों ही रह रहे हैं तो हम तीनों ने जितना प्रोडक्शन किया उसको हम क्या कर लेंगे ऐड। मेरे कितने थे 200, इसके 400, 700, वो हो गई मेरी नेशनल इनकम। समझ में आया क्या कि एक साल में हमारी इकोनॉमी में कितने के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर है? समझा कि नहीं? पक्का?
अब हमको देखना है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी क्या होता है। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीनिंग बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं। अब मुझे आपको दो चीज़ों का मीनिंग बताना है, एक तो ग्रॉस और दूसरा डोमेस्टिक। ग्रॉस यानी क्या और नेट यानी क्या तुमको पता है? और नेट, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालते थे ना तुम लोग, तो क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट? नेट मतलब टोटल, और ग्रॉस यानी नहीं, देखो जब तुम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है उसके बाद तुम लोग तुम्हारा ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह क्या करते हो? डिडक्ट करते हो, ठीक है। वैसे ही ये जो जीडीपी है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके नाम में क्या है? ग्रॉस। जब तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो उस टाइम पे कभी भी तुमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ किया है क्या? हमेशा डेप्रिसिएशन कहाँ आता है? पीएनएल में, ठीक है। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर समझो डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर रहे हो, फिर क्या बचता है आपका? नेट प्रॉफिट। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है? नहीं बोल सकती हूँ। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकला है 100 रुपये, जीपी कितना निकला मेरा? 100। मैंने P&L अकाउंट बनाया, डेबिट साइड में मैंने लिखा तो डेप्रिसिएशन 20 रुपीज़ और इधर क्रेडिट साइड में था मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 100। तो अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? 80 रुपीज़। तो मुझे बताओ ये 100 रुपीज़ में 20 रुपीज़ इंक्लूडेड थे कि नहीं थे? ये 20 रुपीज़ किसके थे? तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? और नेट में से डेप्रिसिएशन, बस ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है और नेट में से डेप्रिसिएशन को निकालना पड़ता है। रिपीट, जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है एक साल में मेरी कंट्री में कितने के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं। आपको पता है ना फिक्स्ड एसेट पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। तो जो जीडीपी है उसमें से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया है क्योंकि उसके नाम में क्या है? ग्रॉस, यानी उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। समझ में आया? क्लियर है? फिर सेकेंड वर्ड आता है हमारा डोमेस्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डोमेस्टिक? मैंने नेशनल मार्केट में पढ़ाया था, नेशनल मार्केट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक मार्केट, अपनी कंट्री के अंदर। तो जीडीपी मतलब देखो, अब ऐसा है क्या इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, वो किसी देश पे डिपेंड नहीं है। अपन बाहर से गुड्स बुलवाते भी है और बाहर गुड्स बेचते भी है, ठीक है। तो डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, यानी ये डोमेस्टिक है, इसमें हमने किसी भी बाहर वाले को इंक्लूड नहीं किया है। डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारी कंट्री की जितनी भी फिजिकल बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज के अंदर हमने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। आपको पता होगा जैसे कि जो सी वगैरह होते हैं ना, समुद्र वगैरह, उसमें भी हमको हमारी कंट्री का फिक्स होता है कि यहाँ तक जितने भी सोर्सेज होंगे वो आपकी कंट्री के होंगे, इसके आगे जितने भी सोर्सेज होंगे वो दूसरी कंट्री के होंगे। तो जीडीपी यानी डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारी कंट्री की जो नेशनल बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए। समझो अमेरिका में कोई गुड्स बने और वो इंडिया में आ रहे, तो उसको हम लोग जीडीपी में इंक्लूड, समझ में आया क्या? समझो इंडिया ने जापान से कुछ बुलाया तो जापान हमारी बाउंड्री में है क्या? नहीं, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। समझो केरला में कोई चीज़ बनी, वो मुंबई में आ रही है, उसको इंक्लूड, केरला इंडिया में है उसको इंक्लूड करेंगे, समझा? जम्मू कश्मीर में कोई चीज़ बनी, केरला में ट्रांसपोर्ट हुई तो इंक्लूड करेंगे। समझ में आया? डोमेस्टिक यानी हमारी कंट्री की जो नेशनल बाउंड्रीज है उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हम लोग उन्हीं को इंक्लूड करेंगे, फॉरेन को इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आया? क्लियर है? बाकी कल बताते।
क्या हुआ? क्या हुआ गौरव?